हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास जो है 24 रहेगी, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन समस्या को जटिल बनाना, सेकंड ऑप्शन संवेग को समाप्त करना, थर्ड ऑप्शन समस्या को जटिल बनाना, और या फिर डी ऑप्शन संज्ञान का अंत करना आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो इसमें एक ऑप्शन जो है रिपीट हो गया, एक ऑप्शन रिपीट हो गया, इसकी जगह आएगा निर्णय लेना। क्या आएगा? निर्णय लेना। कि चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, निर्णय लेना, या फिर संज्ञान का अंत करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका निर्णय लेना। ठीक है, तो इसमें जो चिंतन होता है इसको हम कहते हैं, चिंतन को हम कहते हैं थिंकिंग। क्या कहते हैं? थिंकिंग कहते हैं। और जो हमारा तर्क है इसको हम कहते हैं, तर्क को कहते हैं रीजनिंग आपका। ओके, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपका निर्णय लेना। क्योंकि जो चिंतन है वो एक कैसी प्रक्रिया है, जो चिंतन होता है आपका वो होती है आपकी एक मानसिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है आपकी? मानसिक प्रक्रिया होती है यह आपकी। ठीक है, जिसमें हम जानकारी का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? इसमें जो भी जानकारी है उसका क्या करेंगे? विश्लेषण करते हैं हम इसमें इसका। ठीक है, और जो समस्या होती है उसका क्या करते हैं? समस्या जो है उसका करेंगे हम समाधान। और आपका क्या है फिर उसके बाद हम लेते हैं निर्णय। क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। तो और क्लियर हो गया आपको चिंतन की? चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारी जानकारी होती है उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और जो हमारी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करके क्या करते हैं? निर्णयों को लेते हैं। और यहीं अगर हम रीजनिंग तर्क की अगर हम बात करते हैं तो जो तर्क है हमें क्या है? तर्कों का मूल्यांकन करने और अच्छे निर्णय लेने और दुनिया के बारे में ठोस विश्वास बनाने में मदद करता है। मतलब कि अच्छे निर्णय लेने में, अच्छे निर्णय लेने में और दुनिया के बारे में क्या है? ठोस विश्वास बनाने में क्या है? मदद करता है, हेल्प करता है ये हमारी। और हमारे जो बहुत सारे विकल्प होते हैं उनकी जांच करने में, और उस जो विकल्प हैं उनका जो संभावित परिणाम है उसका आकलन करने में ये क्या है? सबसे बेहतर विकल्प चुनने में क्या है? हेल्प करता है हमारी। ठीक है, और तर्क का उपयोग क्या है? हम अपने विचारों को पुख्ता कर सकते हैं, दुनिया के बारे में सही जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इससे सूचित निर्णय लेना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी विषय पर सोचते हैं, मान लो कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो कोई सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। ठीक है, सोचते हैं हम इस किसी सब्जेक्ट के बारे में, और विभिन्न तर्क का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जो तर्क होते हैं हमारे उसका क्या कर रहे हैं? हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जहां पर हमें बेहतर निर्णय लेने में क्या है? मदद करता है। क्लियर हो गया आपको कि इसका आंसर निर्णय लेना क्यों हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बालक में तर्क समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 15 वर्ष में, 7वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, या फिर 8वें वर्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताइए? किसी बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 15वें वर्ष में आपका। इसके भी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया, इसका ऑप्शन यहाँ पे आना है आपका, सभी आना है इसका। ठीक है, और करेक्ट आंसर इसका सभी होगा, क्योंकि बालक में तर्क और समस्या समाधान शक्ति का जो विकास है वो ज़रूरी नहीं है 15 वर्ष में हो, 7 वर्ष में हो, 9 वर्ष में हो। ये क्या है? ये आपकी एक सतत प्रक्रिया होती है। कैसी होती है आपकी? सतत। कैसी होती है? सतत प्रक्रिया। ओके, कैसी होती है? सतत प्रक्रिया होती है जो हमारे क्या है? बचपन से ही शुरू हो जाती है। किससे? बचपन से ही क्या है? शुरू हो जाती है। तो ये नहीं कह सकते हम कि 15 वर्ष में होगा, 7 वर्ष में होगा या 9 वर्ष में। तो सभी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सभी। क्यों? क्योंकि आपका
क्यों? क्योंकि आपका जो मध्य है, आपका क्या है, आपका जो मध्य बाल्यावस्था होती है, ठीक है, जो आपकी बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की होती है। लेकिन अगर हम मध्य बाल्यावस्था की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, कोई भी अगर बच्चा है XYZ, कोई भी बच्चा है, वो तर्क और समस्या समाधान करने के जो कौशल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कौशल होते हैं, उसका अधिक उपयोग करने लग जाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी किशोरावस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था, किशोरावस्था, तो ये कौन सी होती है, ये हमारी 12 से 19 वर्ष की होती है। तो इसमें भी 15वां ऑप्शन आ रहा है आपका, है ना, 15वें वर्ष वाला। इसमें क्या होता है कि अमूर्त रूप से जो बच्चा है वो अमूर्त रूप से सोचने और अधिक समस्या का समाधान खोजने की क्षमता क्या है, उसके अंदर क्या है, विकसित हो जाती है, और तार्किक रूप से वो क्या है, कुशल बनते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा सभी आपका, ठीक है, 4 ऑप्शन इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक कौन सा है? जिज्ञासा को बढ़ावा देना, सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, सी वैज्ञानिक पद्धति का अनुभव कराना, या डी आपका सही मतलब सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डी ऑप्शन की सभी। अगर हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे जिज्ञासा को बढ़ावा देना, तो किस तरीके से जिज्ञासा को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है खोज, खोज को प्रोत्साहित करें। मीन्स आपका कि बच्चे को क्या है, उनके जो आसपास की दुनिया होती है उसका पता लगाने और उसमें रुचि लेने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करें बच्चों को आप, ठीक है। उसके बाद इसी का हमारा सेकंड पॉइंट आता है, पॉइंट लिख लेना, नोट कर लेना कि खुले प्रश्न, क्या है आपका, खुले प्रश्न पूछें, ये आता है जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट कि ऐसे प्रश्न पूछें जो बच्चे को क्या है, सोचने और अपने विचार को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सही उत्तर देने के लिए ही हों, इस तरीके के नहीं होने चाहिए, इस तरीके के होने चाहिए कि अपने विचार को व्यक्त करने के लिए क्या है, प्रेरित करें। तो इस तरीके से क्या है, जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है इसमें आपका सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो इसमें भी आपके क्या है, इसमें भी आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सवाल पूछने को प्रोत्साहित करें, सवाल पूछने को प्रोत्साहित करें, ठीक है। मतलब कि बच्चे को क्या है, प्रश्न पूछें और स्वतंत्र रूप से क्या है, उत्तर खोजने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करें, जिससे क्या होता है, उनकी समझ को गहरा करता है, जो क्या है, उनकी समझ को कैसा कर देता है, बच्चों की समझ को गहरा। इसी का सेकंड पॉइंट आता है, इसी का सेकंड पॉइंट है आलोचनात्मक सोच का विकास, आलोचनात्मक सोच का विकास आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या है, मान्यताओं पर सवाल उठाने और उनका विश्लेषण करने, या फिर कह सकते हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या है, प्रेरित करें, जिससे उसकी क्या है, जो आलोचनात्मक सोच जो होती है, आलोचनात्मक जो सोच होती है, इसका ये क्या है, ये विकसित होती है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पॉइंट है कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुभव कराएं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट आता है हाथों हाथों से करने वाली, हाथों से करने वाली गतिविधियाँ, गतिविधि, ठीक है। मतलब कि बच्चे को प्रयोग करने और अवलोकन करने का क्या है, इसमें अवसर दें, जैसे कि विज्ञान जो किट होती है उसका उपयोग करें, या फिर नकली बर्फ़ बनाएं, विज्ञान की जो किट है उसका प्रयोग करके क्या बनाएं, नकली बर्फ़ की एक किट बनाना। तो इस तरीके से हम क्या है, हाथ से करने वाली क्या है, गतिविधियाँ जो होती हैं,
इनका अवसर दें बच्चे को। इसी में सेकंड पॉइंट आता है, इसी का सेकंड पॉइंट है आपका समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान कौशल। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की परिकल्पनाएं होती हैं उनका परीक्षण करने और जो परिणाम का विश्लेषण करने का जो अनुभव कराया जा रहा है या कराएं, जिससे वो क्या है वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण होते हैं उनको सीखते हैं और प्रभावी समस्या समाधान कौशल क्या है विकसित करते हैं। ठीक है। और लास्ट थर्ड पॉइंट आता है इसका आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें आता है कि बच्चे को क्या है आंकड़े का विश्लेषण करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए क्या है प्रोत्साहित करें। तो ये क्या है, इनके मैंने सारी डिटेल बता दी। ज़रूरी नहीं है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए वो 3 ऑप्शन में से ही पूछा जाए। इसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं, इसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं 2 उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन्स ऑप्शन ये हो सकते हैं और क्वेश्चन आपका यही हो सकता है। तो आपको इनके जो ऑप्शंस जो मैंने बताए हैं और इनके जो पॉइंट्स बताए हैं तो सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि समस्या समाधान के प्रतिमान हैं जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, ये कथन किसका है? स्टैनले, थॉर्नडाइक, ब्रूनर या फिर आपका प्याजे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका आपका स्टैनले। ओके, सॉरी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन इतने सारे मिसप्रिंट हो गए। यहाँ पे स्टैनले नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका थॉमस कुहू। ठीक है। मीन्स कि जो कुहू के अनुसार क्या था, इसमें कुहून के अनुसार था कि जो प्रतिमान है, प्रतिमान एक वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा क्या है साझा किए गए क्या हैं विचार हैं, मूल्य हैं और सिद्धांत का क्या है एक समूह है जो किसी विशेष वैज्ञानिक डोमेन में समस्या समाधान के लिए एक मॉडल के रूप में क्या करता है काम करता है आपका। ठीक है। और इसमें आ रहा है कि तार्किक चिंतन में निहित होता है। मीन्स तार्किक चिंतन का संबंध क्या है इससे कि जो वैज्ञानिक समुदाय हैं जब किसी प्रतिमान के दायरे में काम करते हैं तो वो उस प्रतिमान के स्थापित नियमों और तर्कों का उपयोग करके क्या है काम करते हैं आपका। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये कथन है ये एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ पे दे रखा है थॉमस कुहून। तो इनके जो प्रतिमान की परिभाषा और कार्य प्रणाली से क्या है ये जुड़ा हुआ है, जहाँ तार्किक चिंतन एक मूलभूत घटक होता है। ठीक है। अगर ये 4 ऑप्शन कोई भी ऑप्शन आ जाए, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बालक के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है? भाषा का विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने की आदत या लास्ट ऑप्शन इसका सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गैस करो क्या होना चाहिए। आई थिंक आपको पता होगा, करो गैस भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर। समस्या का समाधान करने के लिए कौन सा गुण होना बहुत ज़रूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर चलो मैं ही बता देती हूँ, इसमें आएगा सभी ऑप्शन आपके। ठीक है। आवश्यक होता है क्यों? क्योंकि जो भाषा होती है, सबसे पहले भाषा की बात करते हैं हम यहाँ पे, कि जो भाषा होती है वो समस्या समाधान को क्या है, जो समस्या का समाधान है उसको क्या है बढ़ाती है। ठीक है। समस्या के समाधान को अगर हम बात करते हैं, कौन चीज़? भाषा जो होती है। लेकिन जो आपका स्वावलंब होता है, ठीक है, और जो निरंतर प्रयास करना होता है, ये क्या है आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास और आपका क्या है क्या है जो बालक होता है उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और लचीलापन आता है, जो क्या है समस्या समाधान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। आपका जो ये भाषा का जो विकास है यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि भाषा जो है वो बच्चे के मस्तिष्क का क्या करती है, जो मस्तिष्क होता है बालक का उसका विकास को क्या करती है प्रोत्साहित करती है। ठीक है। मीन्स जो याददाश्त होती है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्षमता में क्या करती है सुधार करती है आपकी। ठीक है। और आपका जो भाषा है आपकी, ठीक है,
भाषा भी क्या करती है, एक चीज़ और, कि सोचने की जो क्षमता होती है या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना में हेल्प करती है, और जो समस्या होती हैं उसका क्या करती है, विश्लेषण भी करती है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका शब्दावली इसी के अंदर। तो शब्दावली में क्या होता है कि जो मजबूत अगर शब्दावली है, समझ कौशल जो हैं वो बच्चों को विभिन्न जो अलग अलग विषय होते हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन करने में क्या है, मदद करते हैं, जिससे जिससे वे जटिल समस्या को क्या है, समझ पाते हैं आपके। ठीक है। और इसी तरीके से हम बात करें अगर इन दोनों पॉइंट्स की, स्वावलंबिता और बार बार प्रयास करने की आदत, तो इससे मैंने आपको बता ही दिया था एक तो कि आत्मविश्वास और आपका क्या है, लचीलापन। ठीक है। कि आत्मविश्वास और लचीलापन क्या है, मीन्स जब बच्चा किसी समस्या को सेल्फ खुद स्टडी खुद हल करने का प्रयास करता है तो अपनी गलतियों से क्या करता है, वो सीखता है। तो उनमें क्या है, आत्मविश्वास जो है और लचीलापन जो है वो बढ़ता है। ठीक है। स्वावलंबी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हम खुद कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उससे हम जो भी गलतियाँ करेंगे उससे हम सीखेंगे। ओके। और इसी में आपका पॉइंट आता है एक विकास की मानसिकता। ये इन दोनों का ही पॉइंट होगा, विकास की मानसिकता। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्वावलंबी है और जो बार बार प्रयास करने की आदत है, ये विकास की जो मानसिकता होती है इसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। जहाँ क्या होता है, चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाधा के रूप में देखा जाए, जबकि चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है इसमें। ठीक है। और आपका आ गया इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट आता है आत्म अनुशासन। ये भी इसके अंदर आता है कि बार बार प्रयास करने से क्या है, बच्चे में आत्म अनुशासन और दृढ़ता जो है वो आती है। उससे क्या होता है कि किसी भी समस्या का जो सामना करने और समाधान तक पहुंचने के लिए क्या है, बालक तैयार होता है आपका। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इसके तीनों ऑप्शंस हैं करेक्ट आंसर होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रेरित करने में। सेकंड ऑप्शन, अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए। सी ऑप्शन, शिक्षण का अग्रसर करने हेतु। या डी ऑप्शन, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या है, छात्रों को प्रेरित करने में, कि जो पुनर्बलन है वो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या है, आंतरिक रूप से क्या है, बल देता है, जिससे क्या होता है, उनकी रुचि और भागीदारी जो है वो दोनों बढ़ती है आपकी। ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए। इसमें आता है आपका कि ये छात्रों का जो मनोबल होता है, जो आत्मविश्वास होता है, उसको बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि वो नई चीज़ें आसानी से सीखने में क्या है, एक तरह से सक्षम हो जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो शिक्षण का अग्रसरण करने के लिए भी किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि तथा व्यूह संरचना में अंतर होता है। फर्स्ट, उद्देश्य का। सेकंड, पाठ्य वस्तु का। थर्ड, प्रारूप का। या डी ऑप्शन आता है अधिनियमों का। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका, करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका उद्देश्यों का। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले शिक्षण विधि की। ठीक है। शिक्षण विधि की बात करते हैं, मीन्स आपका जो टीचिंग क्या होता है, मेथड जो होता है। ठीक है। इसका जो आपका अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि ये एक ऐसा तरीका होता है जिसका उपयोग हम या एक शिक्षक जो, एक टीचर जो है, अपने पाठ या फिर जो उसकी विषय वस्तु होती हैं उसको छात्रों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मीन्स एक इसमें टीचर है, वो अपने पाठ को, सब्जेक्ट के अंदर जो पाठ है उसको छात्र के सामने प्रस्तुत करता है आपका। ठीक है। जबकि आपका जो शिक्षण व्यूह रचना होती है,
अगर इन दोनों में अंतर बताऊं तो अगर आपकी शिक्षण जो व्यूह संरचना है मीन्स टीचिंग टीचिंग फ्रेमवर्क, अगर हम इसको बोलें, इसको बोलते हैं हम टीचिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये एक विस्तृत और व्यापक योजना होती है। ये क्या होती है आपकी? एक विस्तृत योजना है आपकी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई टीचर है वो छात्रों के लिए जो अधिगम है उसकी जो परिस्थिति होती है उसका निर्माण करते हैं और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का क्या है, प्रयास करते हैं इसमें। ठीक है, और यहीं पे इनका एक और बहुत बड़ा अंतर है, दायरा, जिसको हम बोलते हैं, हमारा आता है दायरा। ठीक है, क्या आता है? दायरा आता है। अगर हम शिक्षण व्यूह संरचना की बात करते हैं तो इसका जो दायरा होता है वो बहुत कैसा होता है, व्यापक होता है। इसमें कई शिक्षण विधियां, तकनीकी और अन्य घटक क्या हैं, शामिल होते हैं आपके। ठीक है, जबकि हम अगर शिक्षण विधि की बात करते हैं तो इसका जो दायरा होता है वो कैसा होता है, वो होता है संकुचित दायरा होता है, जो व्यूह रचना का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर हम व्यूह रचना की बात करते हैं, शिक्षण व्यूह रचना की, तो इसके एग्जाम्पल में आता है कि कोई भी टीचर है, ठीक है, वो एक इकाई को पढ़ाने के लिए क्या करेगा, सभी विधि और तकनीकी की एक योजना बनाकर एक व्यूह रचना बनाता है। ठीक है, जबकि अगर हम शिक्षण विधि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका शिक्षण विधियाँ आपकी ये होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि, ठीक है, आपकी समूह चर्चा जो होती है, आपकी प्रश्न पूछना, ठीक है, आपका हो गया इसमें और भी बहुत सारी परियोजना जो हैं, ये शिक्षण विधि के उदाहरण हैं। तो क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या होता है। और यहाँ बात करें अगर इनके उद्देश्य की, जो आंसर है इसका उद्देश्य की बात करते हैं, तो जो आपका व्यूह रचना होती है, व्यूह रचना है, इसका सीधा संबंध किससे होता है, शैक्षिक उद्देश्य। वो आपकी शिक्षण व्यूह रचना का जो उद्देश्य है वो होता है शैक्षिक उद्देश्य से, क्या है, इसका सीधा संबंध होता है। ठीक है, और उन उद्देश्यों को पूरा करने में क्या है, मदद करता है। जबकि जो शिक्षण विधि होती है इसका आपका उद्देश्य होता है कि कोई भी विशिष्ट ज्ञान, क्या है आपका, कोई भी विशिष्ट ज्ञान या कौशल होता है वो छात्रों तक क्या करना है, जो स्टूडेंट हैं उनके तक क्या है, पहुंचाना, उनके पास तक पहुंचाना और विषय वस्तु समझाने में मदद करना आपका। तो क्लियर हो गया आपको शिक्षण विधि और व्यूह रचना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है, विद्यालय प्रबंध, क्रिया और प्रयोग, अवधारणा, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, कि क्या है, शिक्षण की क्रिया का उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किसका, क्रिया और प्रयोग पर जोर दिया जाता है। और सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, कि विद्यालय प्रबंधन, आपका क्रिया प्रयोग और जो अवधारणा, इन तीनों पर क्या है, जोर दिया जाता है इसमें। ओके, क्यों? क्योंकि जो स्कूल प्रबंधन होता है, जो आपका विद्यालय प्रबंधन होता है, जैसे कि मानव और जो भौतिक संसाधन होते हैं उनका कुशल उपयोग, ये सुनिश्चित करता है कि जो पाठ्यचर्या है उसका जो विकास है, उसका जो मूल्यांकन है वो प्रभावी ढंग से हो सके। ठीक है, और अंत में क्या होता है, मतलब अतः शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र प्रदर्शन में सुधार भी करता है ये आपका। और इसमें जो है आपका क्रिया और प्रयोग, तो इस पर भी जोर दिया जाता है। इससे क्या है, छात्रों को करके सीखने का अनुभव मिलता है, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ओके, जिससे विषय वस्तु क्या है, गहरी समझ और समस्या का समाधान जो कौशल होता है इसका विकास होता है, और ये उन्हें क्या है, वास्तविक दुनिया में
ज्ञान का उपयोग करने के लिए तैयार करता है एक तरह से। ओके, और इसी तरीके से जो अवधारणा है इस पर भी जोर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक अध्यापक को बच्चे को सिखाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा के आकार, शिक्षण पद्धति, बालकों का वर्गीकरण या सभी? तो इसका आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा सभी। ठीक है, ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सभी जो कारक हैं वो छात्र के सीखने का जो अनुभव होता है या फिर प्रदर्शन को क्या है, महत्वपूर्ण रूप से क्या है, प्रभावित करते हैं। और छोटा जो कक्षा का आकार है वो व्यक्तिगत ध्यान क्या है, प्रदान करते हैं। और जो अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं या वर्गीकरण छात्रों की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। और आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बाल केंद्रित वातावरण बनाने के लिए इन सभी तत्वों का क्या है, उचित समायोजन आवश्यक होता है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है नाटकीय, खेल विधि, कौशल या फिर ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका ये सभी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सीखने को क्या करती है, कुशल बनाती है। और शिक्षार्थी मीन्स जो स्टूडेंट होता है उसको कौशल प्रदर्शित करने में क्या है, सक्षम भी बनाती है। और जो रचनात्मकता या सामाजिक कौशल होते हैं उनको भी बढ़ावा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।